हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम सीटेट एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाला है 2026 में, ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए जो आपका साइंस आता है जिसमें आपका कंटेंट साइंस का, ठीक है, और पेडागोजी आती है। तो जो कंटेंट आता है उस कंटेंट में 6 to 8 एनसीईआरटी के जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, 15 क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखें। आज हम साइंस के कंटेंट के 15 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे भोजन के मुख्य घटकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण शामिल हैं। हमारे भोजन के मुख्य घटकों में क्या क्या शामिल है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण शामिल हैं। इनमें से कौन सा घटक हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है? इन घटकों में से कौन सा घटक मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका प्रोटीन और विटामिन, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा, सी ऑप्शन है खनिज लवण और जल, या डी ऑप्शन है आपका विटामिन और खनिज लवण। तो कौन सा घटक हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है? एग्जैक्टली इसने पूछा ये है कि ये जो घटक हैं इन घटकों में से कौन सा घटक हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखो, प्रोटीन और विटामिन नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, प्रोटीन और विटामिन नहीं होगा, ठीक है। और देखिए खनिज लवण और जल, ये भी नहीं होगा। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक पूछ रहा है ये, तो खनिज लवण और जल भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, विटामिन और खनिज लवण, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपको जो एनर्जी देता है वो कौन सा घटक है? वो है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। तो हमारे भोजन के मुख्य घटकों में कौन सा घटक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है? वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट और वसा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका पर्णरंध्र, बी ऑप्शन है आपका मूल रोम, सी ऑप्शन है आपका श्राएं, या डी ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? देखिए, मूल रोम नहीं होता है, रूट हेयर नहीं होता है, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। श्राएं भी नहीं होता है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। इन छिद्रों को श्राएं भी नहीं कहते, इनको हरित लवक भी नहीं कहते, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्णरंध्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्णरंध्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र किस वृक्ष की पत्तियों पर उसके पालन से जुड़ा होता है? रेशम के कीड़े का जीवन चक्र किस वृक्ष की पत्तियों पर उसके पालन से जुड़ा होता है? ए ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है शहतूत, सी ऑप्शन है नीम, या डी ऑप्शन है अमरूद। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? देखो, आम नहीं होता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र आम की
पत्तियों पर उसके पालन से जुड़ा नहीं होता है? किस वृक्ष की पत्तियों पर? तो आम की पत्तियों पर नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ना ही नीम की पत्तियों पर होता है और ना ही अमरूद की पत्तियों पर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहतूत आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सहतूत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र किस वृक्ष की पत्तियों पर उसके पालन से जुड़ा होता है? तो सहतूत की पत्तियों पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मानव शरीर में सजीव कोशिकाओं के भीतर श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है जहाँ ऊर्जा मुक्त होती है? मानव शरीर में सजीव कोशिकाओं के भीतर श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है जहाँ ऊर्जा मुक्त होती है? ए ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है गोगलिकाए, सी ऑप्शन है राइबोसोम या डी ऑप्शन है आपका केंद्रक। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गोल्गी काय नहीं होता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया गोल्गी काय में नहीं होती है सजीव कोशिकाओं के भीतर। ठीक है, तो गोल्गी काय आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए राइबोसोम में भी नहीं होती है संपन्न, सी भी कट हो जाएगा। केंद्रक में भी नहीं होती है। ठीक है, बी सी डी आपके तीनों ऑप्शन कट गए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पादपों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी संवहनी ऊतक का नाम क्या है? पादपों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी संवहनी ऊतक का क्या नाम है? ए ऑप्शन है आपका फ्लोएम, बी ऑप्शन है जाइलम, सी ऑप्शन है मज्जा, डी ऑप्शन है कॉर्टेक्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5th का? देखो फ्लोएम नहीं होता है। जो पादपों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जो उत्तरदायी संवहनी ऊतक होता है वो फ्लोएम नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। मज्जा भी नहीं होता है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। कॉर्टेक्स भी नहीं होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स भी नहीं होता है। डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बचा आपका? बी ऑप्शन बचा जाइलम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5th का? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, तो उस उत्तरदायी संवहनी ऊतक का क्या नाम है? वो है जाइलम। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए है सोडियम, बी है आयरन, सी है पारा। ठीक है, तो देखो पहले हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं इन 3 ऑप्शंस में से। तो देखो सोडियम नहीं होती है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसमें सोडियम नहीं है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ना ही आयरन है। ठीक है, पारा हमको पॉजिटिव लग रहा है। और आगे देखते हैं डी ऑप्शन क्या है। डी है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? देखिए पारा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो धातु है आपकी पारा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, जब नीले लिटमस पत्र को एक जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो वह लाल हो जाता है। यह विलयन किस प्रकृति का होगा? जब नीले लिटमस पत्र को एक जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो वह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यह विलयन किस प्रकृति का होगा? प्रकृति पूछा है उसका।
ठीक है। जब नीले लिटमस पत्र को एक जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो वो लाल कलर का हो जाता है। विलयन किस प्रकृति का होगा? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा, बी ऑप्शन है क्षारीय होगा बेसिक, सी ऑप्शन है उदासीन होगा न्यूट्रल, या डी ऑप्शन है उभयधर्मी होगा। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्षारीय नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, उदासीन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है, उभयधर्मी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय होगा। ठीक है, जब नीले लिटमस पत्र को एक जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, विलयन अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पृथ्वी पर पीने योग्य मीठे जल की उपलब्धता कुल जल का बहुत कम हिस्सा है। पृथ्वी पर पीने योग्य मीठे जल की जो उपलब्धता है वो कुल जल का बहुत कम हिस्सा है। जल चक्र में जल को पुनः शुद्ध करने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया कौन सी है? जल चक्र में जल को पुनः शुद्ध करने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया कौन सी है? ए ऑप्शन है बाष्पोत्सर्जन और संघनन, बी ऑप्शन है आपका अवसादन, सी ऑप्शन है निस्संदन, या डी ऑप्शन है क्लोरीनीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हुआ? देखो अवसादन नहीं होता है, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, निस्संदन भी नहीं होता है, सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, क्लोरीनीकरण भी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बचा, बाष्पोत्सर्जन और संघनन। क्या हो जाएगा? बाष्पोत्सर्जन और संघनन। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन और संघनन। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? हमारे सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन है शुक्र, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है मंगल, डी ऑप्शन है बृहस्पति। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है ये पूछा है एक्चुअल में इसने। तो देखिए शुक्र नहीं है सूर्य के निकट, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए मंगल भी नहीं है, सी भी कट हो जाएगा, बृहस्पति भी नहीं है, जुपिटर भी नहीं है, डी भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बुध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर विद्युत बल्ब का तंतु कार्य करता है? फिलामेंट कार्य करता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट कार्य करता है? ए ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पर, बी ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट पर, सी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पर, या डी ऑप्शन है आयनिक प्रभाव पर। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो चुंबकीय प्रभाव पर नहीं करता है कार्य। विद्युत बल्ब का तंतु विद्युत धारा के किस प्रभाव पर विद्युत बल्ब का तंतु कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर नहीं करता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ना ही रासायनिक प्रभाव पर करता है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ना ही आयनिक प्रभाव पर करता है। किस पर करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। 10 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये क्लास है, स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस किस कारक पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन है गति, डी ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य। तो 11 का जो राइट आंसर होगा, देखो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है, बी कट हो जाएगा। गति पर भी निर्भर नहीं करती है, सी भी कट हो जाएगा।
तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर नहीं करती है, डी भी कट हो जाएगा। बचा आपका ए ऑप्शन एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस किस कारक पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। 11 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयाम। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड आयाम पर निर्भर करती है। 11 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 है, प्रकाश का अपने घटक रंगों 7 रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहते हैं। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है परावर्तन कहते हैं, बी ऑप्शन है अपवर्तन कहते हैं, सी ऑप्शन है डिस्पर्जन कहते हैं विक्षेपण, या डी ऑप्शन है प्रकीर्णन कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो परावर्तन नहीं कहते, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की परिघटना पूछ रहा है, तो परावर्तन नहीं कहते, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। अपवर्तन भी नहीं कहते, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, प्रकीर्णन भी नहीं कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। 12 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है कॉर्निया पर, बी ऑप्शन है परितारिका पर, सी ऑप्शन है रेटिना पर, या डी ऑप्शन है पुतली पर। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, ये बताना है। अब तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, देखो कॉर्निया पर नहीं बनता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। परितारिका आइरिस पर भी नहीं बनता है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। देखो पुतली पर भी नहीं बनता है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना, दृष्टि पटल पर बनता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन रेटिना। 13 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेटिना। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। 13 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों और जंतुओं के शरीर पर क्रिया करके ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ बनती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों और जंतुओं के शरीर पर क्रिया करके ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ बनती है। ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, सी ऑप्शन है धूसर मिट्टी, या डी ऑप्शन है उपजाऊ ऊपरी मृदा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, देखिए बलुई मिट्टी नहीं होती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ बनती है ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया से, बलुई मिट्टी नहीं बनती है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चिकनी मिट्टी भी नहीं होती है, बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। धूसर मिट्टी भी नहीं होती है, सी भी कट हो जाएगा। बचा डी, उपजाऊ ऊपरी मृदा। कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ बनती है मिट्टी, उपजाऊ ऊपरी मृदा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक सेकंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा उपजाऊ ऊपरी मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों और जंतुओं के शरीर पर क्रिया करके ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ बनती है, तो उपजाऊ ऊपरी मृदा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का 15 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट का उदाहरण नहीं है जो समूह में रहता हो। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट का उदाहरण नहीं है जो समूह में रहता हो। ए ऑप्शन है मधुमक्खी, बी ऑप्शन है चींटी, सी ऑप्शन है मकड़ी यानी कि स्पाइडर, डी ऑप्शन है दीमक। तो कौन सा कीट सामाजिक कीट का उदाहरण नहीं है जो समूह में रहता हो। तो 15 का देखो मधुमक्खी नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। चींटी भी नहीं होगी, बी भी कट हो जाएगा। दीमक भी नहीं होगा, डी भी कट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकड़ी स्पाइडर। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मकड़ी स्पाइडर। तो कौन सा कीट सामाजिक इंसेक्ट का उदाहरण नहीं है जो समूह में रहता हो, वो है स्पाइडर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने किए साइंस कंटेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 to 8th NCERT का बिल्कुल निचोड़ समझ लीजिए इन 15 क्वेश्चंस को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए 15। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद समझने हैं और आपको समझकर उनको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस किए। ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।